नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रातःकालीन इस अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक हमारा जो चैप्टर था वो लास्ट हो चुका था और आज से हम नए आई थिंक हमारा जो वात शोणित जो चिकित्सा अध्याय था वो समाप्त हो गया। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने डिसाइड करना है। तो बताइए, हम कल्प सिद्धि स्थान पढ़ें? फिर आप बताइए, आप सभी अपने बताइए। कल्प सिद्धि अध्याय अध्याय बनीता जी, चंद्रशेखर जी, सूरज जुंघारे जी, राम कुमार जी। सर सिद्धि स्थान लीजिए। स्थान करते हैं, है ना? तो कल्प सिद्धि सिद्धि स्थान का प्रथम अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको शेयर करने का है तो मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन देता हूँ। मैं देखिए जुंगारे साहब, आपके पास अगर है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और भी किसी के पास अगर पेज है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैडम जी, आपको भी हमने कोर्स बना दिया, विनीता जी। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जो लोग पंचकर्म करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। ये जी सूरज ने शेयर कर दिया। प्रथम अध्याय, चलिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो भगवान आत्रेय पुनर्वसु का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही अथा तो वमन कल्पम व्याख्या श्यामः इतिहास माहुरात्रेयादयो महर्षयः। यानी कि अब इसके आगे हम वमन कल्प की व्याख्या करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तो ये तो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से औषधियों की बात की गई है। पहला सूत्र मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसकी टीका पढ़िएगा आप लोग। वमने मदनम श्रेष्ठम त्रिविन्मूलम विरेचने नित्यम मन्यस्य तु व्याधि विशेषण विशिष्टता। कहने का अर्थ है कि वमन में मदन फल और विरेचन में त्रिवृत मूल उत्तम है। नित्यम मन्यस्य तु व्याधि विशेषण विशिष्टता, यहाँ कहते हैं कि ये दोनों आप इसको नित्य भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे द्रव्यों का उपयोग रोग की विशिष्टता के अनुसार आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिद्ध शेर हो गया है। चरक में कल्प स्थान और सिद्धि स्थान स्वतंत्र और विस्तृत रूप से 7वें और 8वें स्थान के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। सुश्रुत में सिद्धि स्थान नहीं है, किंतु इसके विषयों का समावेश सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 33वें से 40वें अध्यायों में किया गया है। महर्षि सुश्रुत ने कल्प शब्द के स्थान पर विकल्प यानी विविध कल्पना योजना शब्द का प्रयोग किया है। यद्यपि कल्प शब्द अनेक अर्थवाची है, फिर भी यहाँ औषध द्रव्यों के विशेष विधि से सेवन करने की कल्पना या योजना का सूचक है। यहाँ कल्प स्थान के विषय वमन विरेचन कारक औषध द्रव्यों का वर्णन, उनके मिथ्या प्रयोग आदि से होने वाली व्यापत्तियों की चिकित्सा सिद्धि स्थान के विषय है। अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती, उत्तर वस्ती, इनकी विविध कल्पनाएं और इनके मिथ्या प्रयोगों से होने वाली
व्यापत्तियों की समुचित चिकित्सा इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। संक्षिप्त संदर्भ संकेत चरक कल्प स्थान से आप ले सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो साथ में अगर आप चरक कल्प स्थान 1 से 6 अध्याय, सुश्रुत सूत्र स्थान 43वां अध्याय और अष्टांग संग्रह के पहले अध्याय कल्प स्थान के पहले अध्याय से आप देख सकते हैं। तो पहला सूत्र तो मैंने पढ़ दिया कि वमन कराने के लिए मैनफल और विरेचन कराने के लिए निषोध की जड़ उत्तम होती है, सदा ध्यान रखें, और रोग विशेष में अन्य द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर इसकी टीका शायद है नहीं है, यहाँ पे टिप्पणी टीका वाली है पुस्तक, वो नहीं है चैप्टर टीका किसी के पास। चलिए इसका वक्तव्य पढ़ देते हैं फिलहाल। अष्टांग संग्रह में उक्त विषय को इस प्रकार कहा है कि वमन कारक द्रव्यों में मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु और दोनों ही कुशातकियां, कुटज फल इंद्रियव की प्रधानता है। इस दृष्टि से मैन फल की प्रमुखता सिद्ध होती है। अष्टांग संग्रह देखें आप, कल्प स्थान पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 13वें अध्याय में कहा है कि त्रिवृत सुख विरेचना नाम। चरक भी यही बताते हैं, वमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि अनापयित्वात्। चरक ने एक बात और कही है कि वमन और विरेचन दोनों को शरीर का मल निकालने के कारण विरेचन कहा है। विरेचन शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग में आता है। ये आप देख सकते हैं, रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, चरक कल्पस्थान पहले अध्याय के 4थे सूत्र। और सुश्रुत ने यह भी कहा है कि वमन कारक औषध द्रव्य पिलाने के पहले मंत्रात्मक इन 2 पद्यों को पढ़कर औषध पिए। ये दोनों ही पद चरक में हैं। मैं आपको वो मंत्र मुझे याद भी है, आपको भी शायद पता होगा, तो देखें आप चरक कल्प स्थान पहले अध्याय के 14वें सूत्र को। तो ये यहाँ पर मदन फल की और त्रिवन मूल की विरेचन में वमन के लिए मदन फल की श्रेष्ठता और व्याधि विशेष के हिसाब से आप अन्य औषधि द्रव्यों का प्रयोग युक्ति लगाकर कर सकते हैं। ये बात इस रेफरेंस से बताई गई। अगर इस किसी टीकाकार की इसमें कोई टीका हो आपके पास तो शेयर कर सकते हैं जी। हाँ, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर है तो आप पढ़ सकते हैं जी। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर, इसको सूत्र को तो मैंने पढ़ दिया। आप सब जानते हैं कि ममन जो के लिए मदन फल बड़ा श्रेष्ठ है। कहा गया अल्प मात्रम महावेगम बहु दोष हरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रीरणम व्याधि नाशनम। इसीलिए मदन फल को श्रेष्ठ कहा गया है। ये सब आप जानते हैं। कुछ आपको मदन फल के बारे में कुछ और बताना हो तो आप बताइए ना। इसमें कोई द्रव्य गुण की बात के हिसाब से बताना चाहे, मदन फल के बारे में, त्रिवृत्त के बारे में बताइए, बताइए कोई और यहाँ पे बताइए, अपनी अपनी जरूर अपना इनपुट दीजिए ना इसमें। हाँ जी मैडम जी, बीना जी मैडम बताइए कुछ। मैंने चरक संहिता भी खोल रखी है। आपके पास कुछ कोई और टीकाकार की लिखी हुई पुस्तक हो अगर तो आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं या यहाँ पर बता सकते हैं। जुंगारे साहब कुछ बताना है आपको, आप बताइए। सर वमन के लिए यूज करते हैं, इतना ही मालूम है मेरे को। इतना ही मालूम है? यवन के लिए क्यों यूज करते हैं आप, हमें ये बताइए, हम बताते हैं आपको इसके बारे में सर आचार्य। वो जी जी जी। सर वो मतलब उसके मतलब उपद्रव बहुत कम है, मतलब और अच्छा है वो मन में। इसका लिए एक सूत्र याद रखिए, अल्प मात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पाकु सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधि नाशनम। ये गुण से युक्त है मदन फल। अब हमारे यहाँ ना कहते हैं लोग कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत ज्यादा ज्यादा खिलाओ, 20-20 गोली खिलाओ, 40-40 गोली खिलाओ। पर शास्त्रकार क्या कहते हैं, औषधि कौन श्रेष्ठ है? कहते हैं अल्प मात्रम, कम मात्रा में, अल्प मात्रम महावेगम, जो बहुत अच्छी तरह से काम करे, बहु दोष हरम सुखम, और एक साथ कई आपके टारगेट्स पे वो काम करे। आगे कहते हैं लघु पाकु, सुख जो पचने में हल्की हो, सुखम स्वादु और स्वाद में जो बिल्कुल अच्छी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी दवा आप दे रहे हैं, अगर आप उसका स्वाद अगर ले ही नहीं पा रहा है तो उसको भी अच्छी औषधि नहीं माना गया। सुखम स्वादु प्रीणनम, और वो प्रीणन करे शरीर का और व्याधि नाशन करे। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स में जो मदन फल है वो फिट बैठता है। इसीलिए मदन फल को डॉक्टर साहब, जंघारे साहब, हाँ श्रेष्ठ सर। वामक द्रव्यों में रखा गया है। ठीक है जी। हाँ सर। जी, और कुछ बताना है मदन फल के बारे में? मदन फल के बारे में कल्प स्थान के प्रथम अध्याय में आचार्य चरक क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। आप कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मदन फल के पूरा ये चैप्टर ही जो है ना वो मदन फल कल्प पर ही डिवोटेड है। पूरा का पूरा चैप्टर
और ये भी जो हमारा अष्टांग जो हम सदैव पढ़ रहे हैं, ये भी पूरा चैप्टर जो है वो इसी पर डिवोटेड है। तो हम जहाँ जहाँ चरक आचार्य चरक के रेफरेंसेस आएंगे वहां वहां हम कंपैरिजन करेंगे। तो आगे का सूत्र कौन पढ़ेगा, जरा सा पढ़िए अब, कोई और पढ़िए जी। यहाँ पे शेयर किया हुआ है दूसरा। अच्छा, जो ये यहाँ पे बोला है ना, मंत्रात्मक इन दो पद्यों को पढ़कर औसत दें, तो किसी भी औसत को यहाँ देने के लिए एक मंत्र जो है वो पढ़ने के लिए भी कहा गया है। आचार्य चरक ने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। आप उससे हम उस मंत्र के बारे में भी बात करेंगे जी। चलिए जी, आगे पढ़िए। फलानी वाला स्तोत्र कौन पढ़ेगा, मैडम जी पढ़िए, माधुरी जी, विनीता जी, कोई तो पढ़िए। जी सर। फलानि नाति पाण्डुनि नाति हरि तान्यपि आद्यानि प्रशस्तक्षे मध्ये ग्रीष्म वसन्तयोः प्रमिञ्ज्य कुसुम उत्तोल्यां क्षिप्त्वा बद्ध्वां प्रलेपयत् गोमयेन अनुमुत्तोलीं धान्यमध्ये हाँ निधापयेत् पढ़े जी। मृदुभूतानि मध्विष्ट गंधानि कुशवेष्टनात् निष्कृष्टानि गते अष्टाहे शोषयेत अन्यथा आतपे बहुत बढ़िया। तेषां ततः शुशुष्काणाम् उद्धृत्य फलपिप्पलिः दधि मध्वाज्य पलले मृदित्वा शोषयेत पुनः। ततः अगला सूत्र भी इसके बाद जैसे ततः जी। सुगुप्तं संस्थाप्य कार्यकाले प्रयोजयेत्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा इसका अर्थ भी तोड़ तोड़ के पढ़िए आप जी। शेयर कर दीजिए अगला अगला पेज, फिर पढ़ने में मदन आसान फल होगा। संग्रह हम्म। शेयर करिए। मदन फल के बारे में बड़ा, मदन फल को बड़ा विशिष्ट रूप से इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जो लोग पंचकर्म करते हैं वो जानते हैं। चलिए पढ़िए इसको जी। मदन फल संग्रह बसंत चैत्र वैशाख एवं ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़ ऋतुओं के मध्यकाल में वास्तव में देश विशेष की परिस्थिति के अनुसार कहीं कोई फल पहले पकते हैं और कहीं बाद में। यही कारण है कि निश्चित समय न लिखने का। जब मैनफल पककर पीले हो जाए, अधिक हरे न हो और शुभ नक्षत्र में दिन में तोड़कर उन्हें रगड़कर साफ कर ले, फिर उन्हें कुश की चटाई में डालकर बांध दें और फिर उसे बाहर गोबर से लीप दे। उसे सुखाकर जौ गेहूं आदि के ढेर में ढक दे। 8 दिन के बाद वे मैनफल कुछ कोमल हो जाएंगे और चटाई में लपेटने के कारण उनमें से मध्य की जैसी प्रिय गंध आएगी। 8वां दिन बीतने पर उन्हें निकालकर धूप में रखकर सुखाएं। जब वे सूख जाएं तो उनके भीतर से बीज निकाल लें और उन बीजों को आवश्यकतानुसार दही, मधु, घी तथा मांस अथवा तिल चूर्ण में मसलकर पुनः सुखा ले। इन्हें सुरक्षित पात्र में रख दें और समय पड़ने पर प्रयोग करें। तो ये मदन फल के संग्रह की विधि आपने पढ़ी। आप लोग भी वमन कराते होंगे, तो आप कैसे वमन कराते हैं, मदन फल कैसे लेते हैं, थोड़ा सा आप बताइए इस बारे में। कौन कौन वमन कराते हैं इसमें? मेरे से कई लोगों ने क्लिनिकल पंचकर्मा पढ़ा है। वो तो मुझे लगता है कि जरूर अपने महाराष्ट्र में तो बहुत वमन कराया जाता है। तो वमन में आप मदन फल कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप तो बताइए। यहाँ पर वक्तव्य में आगे लिखा है प्रशस्त अक्षय, यानी औषध संग्रह के लिए भी शुभ नक्षत्र बताया प्रशस्त गया। अक्षय। हाँ, प्रशस्त अक्षय है ना, यही तो है प्रशस्त अक्षय। ये प्रशस्त अक्षय मतलब आपको सही नक्षत्र में, प्रशस्त नक्षत्र में औषधि का संग्रह करें। और यही बात भगवान आत्रेय ने कहा है कि पुष्यम अश्विनी मृगशीरम और मैत्र संज्ञक नक्षत्र, मृगशीर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मतलब ऐसे नक्षत्रों को विशेष रूप से ध्यान करके आप औषधि का संग्रह करें। कहते हैं कि कई जो है नक्षत्र है उनका स्वामी जो है वो चंद्रमा है, जो औषधि से आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जब अपने चरम पर होता है तो औषधियों में गुण जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक नक्षत्र लेकर औषध का संग्रह करें। कहा गया है कि 8 दिन के बाद उन मदन फल को उसमें से निकाल लें और सुखाएं, फिर उसके बीज को निकालें और फिर गीले फलों से बीज को निकाल लें। फिर इससे आपको आसानी हो जाएगी। फिर उसे सुखा लें
और फिर ये आपको अच्छा रहेगा, इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताई गई। मैं आपको बताऊं कि आजकल ये जो हम लोग फल और नक्षत्र और सॉरी नक्षत्रों में और मुहूर्त में औषधियों के कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक मैं अभी हाल में ही मुझे एक बैच फ्लावर थेरेपी के नाम से थेरेपी, फ्लावर थेरेपी, फ्लावर जो होती है वो भी अपनी वाइब्रेशंस डालती है वाटर में और उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त एक ट्रीटमेंट का काम है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में। यानी फ्लावर जो हैं या जो प्लांट्स हैं ना, वो भी एनर्जी रिलीज करते हैं, वाइब्रेशंस रिलीज करते हैं। और निश्चित रूप से जब मुझे लगता है कि जब ये उस नक्षत्रों में अगर हम इन औषधियों का कलेक्शन करते हैं तो उसका एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाता है। ये बात बाहर यूरोप में भी लोग इस बात को जानते हैं और बैच फ्लावर थेरेपी इसी पे पूरी बेस्ड है। तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमको सही नक्षत्र में जो बताया गया है उसमें औषधियों का संग्रह करना चाहिए। पर ये एक आजकल के हमारे वैद्यों के लिए ये औषधि संग्रह करना पॉसिबल तो नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई शायद ये करता हो। सीधे हम फार्मेसी से दवाइयाँ मंगाते हैं, मदन फल पिप्पली, और उसका शोधन करके हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। पर अगर हम उसको करें तो निश्चित रूप से हमें और व्यापक भी नहीं होंगे। कुछ और बताना है तो आप बता सकते हैं, कोई भी अपनी अपना इनपुट दे सकते हैं। गंगवार सर भी हैं यहाँ पे। जी, वीना जी मैडम, आपके यहाँ क्या होता है, कैसे वो बन कर आते हैं? माधुरी जी आप भी बता सकते हैं, मोना जी। आज सर वाईफाई नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ये हाँ, बताइए कि वमन कैसे कराते हैं आपके उधर, मदन फल कैसे लेते हैं मैम? और अच्छा बोलती है ये। नमस्कार जी मैडम, स्वागत है आपका। सर नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, सॉरी सर। आप तो हमको होस्ट बना देते हैं और यहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है मदन फल पर, तो आप भी इस चर्चा में शामिल होइए। मदन फल के संग्रह पर यहाँ पर बात की जा रही है। तो माधुरी जी आप कुछ बताना चाहेंगी, माधुरी जी मैडम? हाँ, वो तो शशि तिवारी जी ने बता दिया, ज्योतिषाचार्य हैं आप, तो आपको सर मैं जरा बिजी हूँ सर, बच्ची का स्कूल का अच्छा है। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए जी, तो शशि तिवारी जी आप पॉजिटिव ऑरा के बारे में बताइए, कुछ नक्षत्र के बारे में। क्या क्या कौन कौन से नक्षत्र होते हैं जिनका औषधियों के सिलेक्शन में क्या क्या प्रभाव होता है? क्योंकि ये कनेक्शन है इसका ज्योतिष से, तो जरा सा आप यहाँ पर इस संदर्भ में प्रकाश डालें। ये पुष्य नक्षत्र क्या होता है, अश्विनी नक्षत्र क्या होता है, मृगशीर क्या होता है, रेवती क्या होती है, चित्रा क्या होती है, अनुराधा क्या होती है? इनको आप एक एक करके एक्सप्लेन कीजिए जी। एक्चुअल में सर नक्षत्र का ये होता है कि जैसे आपको पता है अपने आप हम लोग हमें आयुर्वेद पहले में ना पढ़े। पुष्य नक्षत्र के बारे में बताइए जी। हाँ, तो पुष्य नक्षत्र जो होता है नॉर्मली बोलते हैं बहुत ऑस्पिशियस मुहूर्त होता है, नक्षत्र होता है मतलब। लेकिन एक्चुअल में पुष्य नक्षत्र को देखेंगे तो शनि का नक्षत्र होता है। नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते नहीं थे तो हमें यही पता था कि जुपिटर का मतलब होगा देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे जो अच्छे प्लेनेट बोले जाते हैं, सबसे शुद्ध सात्विक देवगुरु बृहस्पति बोले जाते हैं। बट पुष्य नक्षत्र जो है शनि का नक्षत्र है। और हर नक्षत्र का अलग अलग स्वामी हो गया, तो जैसे इसका स्वामी जो है शनि है, तो शनि के साथ में एक चीज बोली जाती है कि डिले बट नॉट डिनाइड। तो कोई काम कर रहे होगे तो हो सकता है उसमें लेट तो हो जाएगा, लेकिन वो काम होगा जरूर। तो शनि का ये सिस्टम होता है। तो इसका और अलग अलग औषधि पे क्या, मदन फल पे क्या प्रभाव पड़ता होगा संकलन पे एक्चुअल में हमें? क्या होता है कि उसके सिंपल सा वर्ड में अगर हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में समझे तो उसके रस गुण वीर विपाक जो होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। और जैसे मान लो ये है कि आप घर में सुबह सुबह उठे, आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हो गए तो आपका दिन भर मूड खराब रहेगा। और आप सुबह उठे, आपको बहुत अच्छा सा घर का माहौल मिला, तो आप बाहर भी निकलते हो तो जो भी चैलेंजेस होते हैं ना उनको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हो। और घर से ही आप बहुत खराब मूड में निकले हो तो बाहर कुछ भी होगा तो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाओगे। तो जो ये सब नक्षत्र वगैरह होते हैं उनसे आपका मूड बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं कि आज मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या या मैंने बहुत सारे जातकों को देखा, हालांकि एक का मुझे अभी याद आया बर्थडे, तो मैंने कहा उससे भी पूछूंगी। तो जो लोग भी मौनी अमावस्या वगैरह को पैदा होते हैं बाहर से तो ठीक ठाक से दिखेंगे, बट अगर आप उनको अंदर से जानते हैं तो चंद्रमा का बल 0 होता है, तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी परेशान होगा, बहुत जल्दी एग्रीवेट हो जाएगा, बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा। तो तो इसका ये मतलब चीजें ये हुआ, देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मौनी अमावस्या को औषध द्रव्य हम्म। का सिलेक्शन करेंगे, हाँ, तो लेंगे, अच्छा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उस औषध का जो एक रस गुण वीर्य विपाक भी बेहतर नहीं होगा, है ना? हाँ, क्योंकि चंद्रमा जो है उस दिन 0 हो गया बल उसका। और औषधियों में जो बल का कारक है वो सोम मतलब चंद्रमा है। तो चंद्रमा को बलि इस वजह से रखते हैं। और अलग अलग औषधि जैसे अलग अलग आप नक्षत्र लिए, तो आप किस चीज को किस कर्म के लिए करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चीज को सस्टेन रखना चाहते हैं,
अब सस्टेन रखना चाहते हैं तो शनि के नक्षत्र में जब वो काम करेंगे तो वो काम सस्टेन रहेगा, धीरे धीरे चलेगा। जैसे किसी चीज को आप चाहते हो कि बहुत धीमे धीमे काम करे, किसी चीज को फास्ट काम करना चाहते हैं तो उसमें, और मून जो होता है बहुत फास्ट एक्टिंग प्लेनेट होता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि 2.25 दिन में मून अपने एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, या एक राशि से दूसरे राशि में एक्चुअली चला जाता है। तो इसीलिए मून को हर जगह कंसीडर करते हैं। और इसी वजह से जैसे आपका मन भी खराब हो या कभी इंसान कोई बहुत परेशान डिस्टर्ब होता है तो उसको बोलते हैं भाई 2-2.5 दिन रुक जा, फिर इस काम को कर लेना। कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, तो वहां से भी मून का कनेक्शन होता है। और जैसे आपने कहा चित्रा है, अनुराधा है, रेवती है, तो अलग अलग नक्षत्र के अलग अलग स्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि 9 प्लैनेट्स में एक ही होगा। किसी का राहु होगा तो किसी का कुछ होगा, तो काम के हिसाब से वहां पर डिसीजन लेते हैं। और अगर हम ऐसे सोचे तो सेवा कार्य शनि का होता है, तो जो भी चीजें निकालनी है बॉडी से वहां पर भी शनि का रोल होगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से एक्सपल्जन प्रोसीजर है। तो वहां से भी आप पुष्य नक्षत्र का इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। और वैसे मुझे सर इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो पढ़ा है, तो आप इसको आयुर्वेद के पढ़िए, हिसाब और से मेरी आपको एक सलाह है कि जो नक्षत्र हैं उनका जो हाँ। हमको एस्ट्रोलॉजी को आयुर्वेद के हिसाब से उसको थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि औषधियों के संग्रह काल में नक्षत्रों की बात की गई है यहाँ पे। तो कौन हम्म कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें औषधियों का संग्रह, या फिर क्योंकि हम वमन कल्प तैयार कर रहे हैं तो हम्म हम उस पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए मौनी अमावस्या के दिन हम किसी रोगी को वामक द्रव्य पिलाएंगे तो निश्चित रूप से उस दिन मुझे लगता है कि उस दिन वो हमारी जो औषधि है उसका उसका उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, जैसा हम्म कि अभी आपने बताया कि चंद्रमा का बल उस वक्त क्षीण होता है। तो हमें हम्म इस प्रकार के आप चार्ट बनाइए कि कौन हम्म कौन वमन कल्प या विरेचन कल्प, इनमें कौन कौन से दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में हमें ये कर्म के लिए औषधियों को तैयार करना चाहिए। हमारे पंचकर्म के वैद्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। हाँ तो जी सर, मैं कर आप रही एक हूँ, एकदम से कैलेंडर मैं पढ़ तैयार ही कर रही हूँ सब सकते हैं, आप चीजें। कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। इसको हम हम्म कहेंगे कि रिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद पंचकर्म, आयुर्वेदा। हम्म पंचकर्म, है ना। तो आप ये हाँ जी हाँ करें। मैडम जी आपका स्वागत है। मैडम जी यहाँ पे अभी जी सर, थैंक यू सर। मंजना मैडम जी आ गई हैं। तो हमने अभी ये फर्क श्री गणेशाय नमः, क्योंकि हर आचार्य की अपनी तरीके होते हैं प्रथम अध्याय का, तो हमने श्री गणेशाय कर दिया है। अब चिकित्सा स्थान के अनंतर कल्प स्थान की जो है आरंभ कर दिया गया है। और चिकित्सा स्थान जो है वो निश्चित रूप से हमको चिकित्सा स्थान कल्प स्थान की ही अपेक्षा करता है, क्योंकि अगर हमारे पास औषधियों के कल्प नहीं है तो हम चिकित्सा क्या करेंगे। तो तर्पणेन रसिन दक्षो मध्ये कल्पोदितानि व बमनानि प्रयुञ्जति इति तदेव माद्युपदेशात् सापेक्षुतमस्य तस्मात् कल्प स्थानम मुच्यते इत्याह। यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से जो है हमने अभी विभिन्न कल्पों के बारे में रसे नक्षो मध्य कल्पो आदि जो पढ़ा, वमनानि प्रयुज्यति, अब हम वमन के लिए प्रयोग होने वाले कल्पों को पढ़ेंगे। और ये कल्प स्थान पूरी तरह से औषधियों के कल्पों से जो है वो युक्त है। इस प्रकार से यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बताया गया है। हालांकि हमने पिछले जो चिकित्सा स्थान में भी पढ़े हैं तो वहां पर भी औषधियों के कल्प तो हमने पढ़े हैं, औषधियों के बारे में पढ़ा है हमने। लेकिन अब विशेष रूप से यहाँ पे जो है हम लोग जो शोधन यानी पंचकर्म में प्रयुक्त होने वाले कल्पों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी पहला सूत्र पढ़ दिया था, उसका यहाँ पर देखिए टीका भी आ गई है। दूसरे सूत्र की टीका भी आपके पास आ गई है। संस्कृत टीका पढ़िए ना, मजा आएगा, ये जो मैडम ने शेयर की है जी। दूसरे इस पहले गद्य सर, सूत्र की, हाँ पढ़िए ना, बहुत अच्छा है। हाँ, तो वमनम ऊर्ध्वम मुखेन दोष हरणम तस्य कल्पः कल्पनम योजनम इति अर्थः शेषम आयुष्य कामीय अध्याय वद व आख्यायम। इसको तोड़ तोड़ के मतलब, इसका अर्थ करिए। हाँ, तो वमनम ऊर्ध्व मुखेन दोष हरणम, वमन जो होता है ऊर्ध्व भाग से, मुख से दोषों का हरण करता है। तस्य कल्प, उसके जो कल्प है उसके लिए कल्पना की जाती, जो योजना की जाती है, इस वजह से यह कल्प स्थान है। और उसके लिए शेष अध्याय जो है उनकी ये आख्याता, मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया पढ़ा। चलिए अब इसमें नीचे वाला जो नीचे वाली लाइन है इसको कौन पढ़ेगा। ये जो है आरव लिखा है ना यहाँ पे, श्री गणेशाय नमः आरंभ किया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद इसकी इस पे जो टीका है इसको भी पढ़ दीजिए, संस्कृत टीका। विनीता जी आप पढ़िए चलिए, या सर मैडम। मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मोना जी पढ़िए ना।
श्री गणेशाय नमः। अथ कल्पस्थानं प्रारंभं वमनं कल्पं व्याख्यास्तुं प्रतिजानीयेत अथेति। अथ मैम, इसका अर्थ वमन कल्पः। अब यही रुक जाइए मैम। जी अब एक एक लाइन का अर्थ करते हुए चलते हैं जी। जी सर। जी, श्री गणेशाय नमः। हम गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। कल्प स्थान का आरंभ करते हैं। वमन कल्प की अब हम व्याख्या जो है वो करते हैं। हम जानते हैं क्या है वमन कल्प। अब बोलिए मैम। अथ वमन कल्पः तत्र संग्रहे वमन द्रव्यानां मदन फलं जिमुत्तक इक्ष्वाकु कोशातकी कुटज फलानि श्रेष्ठानि। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब वमन कल्प के संग्रह की बात करते हैं। तो वमन द्रव्यों में मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, कुशात की कुटज फल श्रेष्ठ है। आगे बढ़िए मैम। तेष्वपि मदन फलं दोष हाँ, विश्व दुष्य भी इन सब में जो है मदन फल को ज्यादा सबसे श्रेष्ठ बताया गया जी। दोष दुष्य आदि जी वैशाख हाँ एत कल्पानामच्च प्राधान्यम। हाँ, क्योंकि कहा गया है कि ये दोष दुष्य आदि पर ये प्रधान रूप से जो है, जो कल्पना है, ये प्रधान रूप से कार्य करती है। और आगे पढ़िए। दोषादि नामेव च अति बलवस्थाव मेदद्वाद मनादिषु कल्पानाम व्यापदाम साधनानाम च यद संग्रहत्वम अतो बुद्धिमत्ताम विकल्प मार्ग दर्शनार्थ उदाहरणार्थ मानव कल्प सिद्धि स्थानम उपदेश्यते इति। जी जी, तो इसका अर्थ कौन बताएगा? विनीता जी आप पढ़िए, आप बताइए संस्कृत में। विनीता जी इस लाइन का अर्थ बताइए। मैं लगता है बिजी है। सूरज जी आप पढ़ेंगे, आप बताएंगे। सर मेरे को मतलब नहीं बताने देखिए, आएगा इतना अरे अच्छा। प्रयास करना है, हमने प्रयास करना है। हम कोई भी पंडित नहीं है। दोषादि नामेव, दोष आदि नामेव चाअति बहि अवस्था भेदात वमनादिषु। आप सब जानते हैं कि दोषाद के नाम के आधार पर हम लोगों ने विभिन्न जो एक प्रकार से अवस्था भेद से वमन आदि में जो कल्पनाओं का प्रयोग करना है, उसमें व्यापदा साधना नाम च यद संक्षयत्वम। हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम हो। इसीलिए अतो बुद्धिमता, इसीलिए जो बुद्धिमान है वो विकल्प मार्ग दर्शनार्थ उदाहरणम मात्रम, वो अपने ऑल्टरनेटिव्स भी देखेगा। कहने का मतलब है कि आपको बुद्धिमान वैद्य बनना है तो विकल्प मार्ग को देखते हुए, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा क्या ऑप्शन है। इसीलिए यहाँ पर कल्प सिद्धि स्थान विभिन्न औषधियों के कल्पों की व्याख्या की गई है इति। समझ में आया जी जुंगारे साहब? हाँ सर, आया समझ में। है ना? तो ये यहाँ पे हाँ बोला है सर। कि हमको अपने, ठीक है हमने ये बताया आपको, ये सब चीजें सूत्र में बताई गई है, लेकिन फिर भी आप अपने विकल्प मार्ग, आप अपने ऑप्शंस रखेंगे, ये बताया गया जी। मैडम जी कुछ आप भी बताइए। अंजना मैडम जी आज हैं यहाँ चर्चा में, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा इधर ही अभी उस, हाँ उधर ही लगता है आवाज नहीं जा रही है। शेयर तो हो रखा है मैम, शेयर किया हुआ है आपने, शेयर तो था तभी तो पढ़ा हमने। चलिए, तो यहाँ पर ये पता नहीं ये जो पढ़ा हमने ये चला गया है। तो फिलहाल आपने देखा कि प्रशस्त नक्षत्र में ग्रीष्म और वसंत की संधि में कहा गया कि उत्तम दिन में मैनफल का जो संग्रह बताया गया एक्चुअली है। सर मैं शेयर कर रही थी तो मेरा म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। जी जी जी, जी सर। हाँ, वो इसलिए जब शेयर कर दीजिए तो थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, तो मेरा अनम्यूट पड़ा था इसलिए नहीं हो कोई पाया बात था। नहीं। मैं कर रही तो सर, सॉरी कोई सॉरी बात सर। नहीं, आप शेयर कीजिए अपने आराम से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चरक के थोड़ा सा संदर्भ पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जी सर, जी सर, बहुत इंटरेस्ट रहता जरूरी है है। सर। तो मैं जी इसको सर, जी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बड़ा अच्छा है, हमारे गुरुजी इस सूत्र को याद कराते थे, जो हमारे साथ में यहाँ पे एकदम युवा वैद्य हैं उन लोगों के लिए है। तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म वैवाई विकासी नौषधानि स्ववीरेण हृदमुपहित्यम धमनी रसश्रुतम स्थूलाणुश्रोतभ्य केवलम शरीरगतम दोष संघातम आग्नेयत्वाद विष्यद्यन्ति
तीक्ष्णात् विक्षिन्दन्ति विक्षिन्न परिप्लवन स्नेह भाविते क्वाथे स्नेहाक्त भाजन स्थमव क्षोद्रम संजनम अणुप्रवण भावादम आमाशय भाग्योद। मैं आपको 1 मिनट में एक्चुअली जो कल्प स्थान की बात कर रहे थे सर, कल्प स्थान में सर चरक संहिता चरक संहिता का सर ने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, शायद कुछ फोन आया है। तो सर ने यहाँ पे भी जो चिकित्सा स्थान की बात बताई, कल्प स्थान की जो बात बताई है, उसमें भी आचार्य चरक ने भी यही लिखा हुआ है। आचार्य चरक ने स्पेशली बताया है कि चिकित्सा स्थान में जो है हमने कई विभिन्न विभिन्न प्रकरणों में हमने जो है वमन कराया है, विरेचन कराया, मतलब जो चिकित्सा बताई गई है वो वमन विरेचन की चिकित्सा और बस्ती की चिकित्सा के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों ने वर्णन मिला है हम लोग को। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो वमन विरेचन और बस्ती प्रयोग जो है, ये जो है वो सिद्धि स्थान में इसका विस्तृत वर्णन आया है। पंचकर्मों की जो प्रवृत्ति है या तत्परता से जो पहले वमन विरेचन कर्म कराने के बाद ही हम बस्ती कर्म करते हैं, और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए वमन विरेचन का वर्णन कल्प स्थान ही है, और कल्प स्थान को सिद्धि स्थान से पहले लिखा गया है, ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कल्पों के वर्णन में भी विरेचन की प्रारंभिक प्रवृत्ति में पहले वमन ही होता है या वमन ही करना चाहिए, वमन की प्रवृत्ति होती है। और वमन पूर्वक विरेचन का वमन कर्पु के पहले मतलब विरेचन से पहले वमन करना है। और वमन में जो श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है वो मदन फल ही माना गया है। वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठतम मान्यम चक्षते अन्न पायतु, अर्थात वमन द्रव्यों में मदन फल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये अहानिकर होता है, इससे कोई हानि नहीं होती है। इसके बाद कल्प स्थान का प्रयोजन क्या है, क्यों कल्प स्थान का प्रयोजन बताया है। आचार्य चरक ने बताया है कि कल्प स्थान का प्रयोजन ये है कि हे अग्निवेश, अब इस प्रकरण में वमन विरेचन के लिए वमन और विरेचन के द्रव्यों के सुख पूर्वक उपभोग को बनाने वाले अनेक सहायक द्रव्यों की कल्पना के लिए एवं इनके भेद तथा विभाग के निमित्त इन योगों के प्रयोग की क्रिया विधि को सुखपूर्वक साधन के समुचित प्रयोग के लिए कल्प स्थान का उपदेश करेंगे। मतलब उन्होंने कैसे कैसे हमें सारे द्रव्य, कैसे कैसे हमें सारे कल्प तैयार करना है, इसके बारे में वर्णन किया है। जी जी मैडम, मैं ये पढ़ रहा था एक्चुअली, बीच में कुछ कोई नहीं सर, पढ़िए इसीलिए मैं सर बीच में बोलने लगी थी, मैंने कहा तो शांत मैं ये रहेंगे। जी बता सर रहा बोलिए। था आपको कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो गुरुजी प्रोफेसर निगम सर थे वो इस सूत्र को याद कराते थे। तो जो हमारे नए जो वैद्य लोग हैं उन लोगों को ये वमन, सर श्लोक नंबर बोलिए सर, चरक वाला जो आप पढ़ ये रहे थे। चरक का जो जी सर। सूत्र है इसका श्लोक नंबर है कल्प स्थान मदन फल कल्प अध्याय चैप्टर नंबर 1, और श्लोक नंबर जी है 5वां श्लोक जी है। सर। बहुत बड़ा श्लोक है। जी सर। तो ये जी सर। तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म वेवाई विकासी नौषधानि सविवीरेण हृदय उपत्यक्षम धमनीर आश्रित्यम स्थूला अणुश्रुतभ्य केवलम शारीरगतम दोष संघातम आग्नेत्वात् विष्यन्दति तीक्ष्णात् विक्षिन्दति विक्षिन्नम विक्षिन्नः परिप्लवन स्नेह भाविते क्वाथे स्नेहाक्त भाजन स्थमिव छौद्रम असंजन अणुप्रवण भावाद आमाशय भाग अभ्योदान अनुप्रमणो अग्नि वायवात्मकत्वाद ऊर्ध्वभाग प्रभाव तौषध ऊर्ध्व मुपतिक्षिप्यते सलिल पृथ्व्यात्मकत्वा अधोभाग प्रभाव औषधि अधः प्रवर्तते उभयोत्र उभय गुणत्वात् इति लक्षणोदेश है। यहाँ पर ये आप पढ़िएगा तो ये बताया है कि कैसे वमन और विरेचन के द्रव्य कार्य करते हैं। तो ये पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी बताई गई है कि जो वमन द्रव्य चाहे मदन फल आप देते हैं तो वो ऊर्ध्व भाग से और विरेचन अधो भाग से क्यों जो है दोषों को निकालते हैं। तो कहते हैं कि उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी और विकासी गुण वाली औषधियां जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जिन औषधियों के नाम आपने सुने, जिनमें मदन फल भी आपने सुना, तो वो अपने वीर्य से हृदय में जाकर धमनियों द्वारा या धमनी का अनुसरण कर स्थूल तथा अणुस्रोतों में प्रविष्ट होकर, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज।
आशा जी माइक म्यूट कर लीजिए। कहते हैं कि सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष समूह को उष्ण होने के कारण विलीन कर देते हैं, तीक्ष्ण होने के कारण दोषों को छेदन कर देते हैं, और विच्छिन्न हुआ दोष इधर उधर जो घूम रहा है वो स्नेह से भावित शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट न होता हुआ सूक्ष्म भागों में संचरित होने के कारण कोष्ठ की तरफ गमन करने लग जाता है, और वह दोष आमाशय में आकर उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण ऊर्ध्व भाग के दोषों को हरण करने के प्रभाव के कारण ऊपर की तरफ फेंक देता है। इसी प्रकार जल और पृथ्वी का उत्कर्ष होने से अधोभाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औसत को नीचे मार्ग की ओर प्रवृत्त कराता है, और उभय गुण होने से दोनों ओर प्रवृत्त कराता है। ये बात यहाँ पर आचार्य चरक ने कल्प स्थान में इन वामक द्रव्यों के, या फिर हम कहें जैसा कि विरेचक द्रव्यों के प्रभाव कैसे काम करते हैं इस पे दिया है। तो जरूर आप इस रेफरेंस को जरूर देखिएगा। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग पंचकर्मा कराते हैं, पंचकर्म से जुड़े हुए हैं, जो पंचकर्म करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये मैडम ने भी यहाँ पर आपको देखिए चरक का वो संदर्भ शेयर कर दिया है। तो हमारे गुरुजी प्रोफेसर निगम सर, हमको उन्हीं से पंचकर्म सीखने का मिला, और उनके गुरु जो हैं शुक्ला सर थे, कस्तूरे सर थे। ये लोग पंचकर्म के जो है एक बहुत ही नामी नामी लोग रहे हैं। आपको अगर कभी पंचकर्म की बारे में समझना हो तो आप इनके लेक्चर्स देखिए। ये बमन के नाम पर आजकल हमने देखा है कुंजल कराते हैं लोग। बमन में शायद मुझे नहीं लगता है कि लोग मदन फल का प्रयोग करते हैं, सिंपल मुलेठी का फांट पिलाते हैं और वमन करा देते हैं। उसे दोष जो ये जो प्रभाव है ये कभी प्राप्त नहीं होता है जो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि औषध द्रव्यों से अगर आप संयोजित करके जो बताई गई औषधियां इस चैप्टर में, उससे संयुक्त करके अगर आप वमन कराते हैं तो आपको इन कारणों से ऐसे प्रभाव मिलते हैं जो मैडम ने शेयर किया। मुझे लगता है समय कुछ चैप्टर ज्यादा था और कुछ मजा भी आ गया तो हो गया शेयर ज्यादा। चलिए समाप्त करते हैं। इंटरेस्टिंग है सबसे आधा घंटा अभी इंटरेस्टिंग इसमें, टॉपिक। क्योंकि ये जी चैप्टर सर। ऐसा है जो इसमें हम वमन के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा पंचकर्म को भी जी डिस्कस सर। करेंगे। तो ये धीरे जी धीरे सर। थोड़ा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम जी आप अपने सूत्र के साथ में सूत्र का समापन करिए। वीना जी, मैडम, वीना मैडम जी आप एक अच्छे स्वस्ति वचन कर दीजिए। मीना मैडम जी को आवाज नहीं जा रही है शायद, तो कोई और कर सकते हैं ना। विनीता मैम कर देंगी। विनीता मैडम जी आप करिए ना, एक ही बात है। विनीता जी जी सर। जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृताम्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो।